जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के बारे में देखने वाले हैं। मराठा साम्राज्य की जो सवाल 72वीं बीपीएससी में पूछी जा सकती है, वो सारे सवाल हम देखेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, वो सारे थ्योरीज हम देखेंगे। इस बार पक्का इस पीडीएफ से एक या दो सवाल आपको देखने को मिलेगा 72वीं बीपीएससी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरू हो जाइए। ये हम मध्यकालीन भारत का अंतिम चैप्टर रखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यदि मध्यकालीन भारत से सवाल आते हैं तो जो भी हमने 5-6 चैप्टर पढ़ा उसी से आएगा, अन्यथा जो है नहीं आएगा। देखो, ऐसा है कि यदि 10 सवाल भी मध्यकालीन भारत से पूछे जाएंगे जो कि कभी नहीं पूछे गए हैं, तो इसमें से 9 सवाल इतना ही चैप्टर में से होगा जितना हमने पढ़ाया। यदि 5 सवाल पूछे जाते हैं तो 5 में से 4 इतना ही में से होगा जितना हमने पढ़ाया। 5 में से 5 करने के चक्कर में आप घटना चक्र का एक बड़ा सा पोथा इकट्ठा कर लोगे, 10 कोचिंग का नोट्स इकट्ठा कर लोगे, 10 कोचिंग का एमसीक्यूज इकट्ठा कर लोगे, और क्या होगा अंततः 5 में से 5 हो भी नहीं पाएगा, 5 में से 2 ही हो पाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे तो आप जो है मतलब बिठा नहीं पाओगे, दिमाग में एग्जाम में निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए जो है एक पढ़ो और अनेक बार पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी में दक्कन की राजनीति और हिंदवी साम्राज्य की पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है? मराठा शक्ति का उदय, दक्कन में शून्यता, मुगल की जो विस्तारवादी नीति थी और प्लस बीजापुर गोलकुंडा का जब पतन होता है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक आधार देखें तो भक्ति आंदोलन, तुकाराम रामदास द्वारा सामाजिक एकता प्लस मालवी युवाओं का एक संगठन तैयार होता है। भौगोलिक लाभ देखें तो सह्याद्री की अभेद्य पहाड़ियाँ प्राकृतिक रूप से सुरक्षित उन्हें करती थी, और इन सब बैकग्राउंड में इन सब ने एक बल दिया उदय का, किसका? तो मराठा शक्ति का। नेतृत्व किसके नेतृत्व में? छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज्य, विदेशी प्रभुत्व से मुक्त न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करने का एक महत्वपूर्ण ही रास्ता अपनाया। किसने? छत्रपति शिवाजी ने। हिंदवी स्वराज्य किसका सपना था? तो स्वराज सपना था किसका? छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में, शिवनेरी दुर्ग में। जीजाबाई इनकी माता जी का नाम है और शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम है, और गुरु इनके जो है दादाजी कोंडदेव होते हैं, जो कि प्रशासनिक और सैन्य प्रशिक्षण इनको देते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मराठा शक्ति का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि दक्कन की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था। शिवाजी का प्रारंभिक ध्यान पहाड़ी किलों, दुर्गों पर अधिकार कर अपनी स्थिति मजबूत करने पर था। ये दोनों सही है, आजकल ऐसे प्रश्न बनते हैं। पीवाई के रूप में देखा जाए तो क्या पूछा था इससे पहले? किन ताकतों के खिलाफ शिवाजी के कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया? तो आंसर होगा मुगल और बीजापुर दोनों। शिवाजी ने अपने गुरिल्ला रणनीति से दक्कन में बीजापुर, आदिल शाही और मुगलों दोनों को कड़ी चुनौती देकर मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। आगे है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और प्रमुख घटनाएं, जहां से सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। संघर्ष से संपूर्ण संप्रभुता की तरफ जो सफ़र रहा, ये सवाल बहुत आते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं, तो थोड़ा सा मतलब चौकन्ने हो जाइए। 1646 में मात्र 16 साल की आयु में तोरण दुर्ग पर प्रथम विजय बिना रक्तपात के। तोरण दुर्ग पर कब? 1646 में, 16 वर्ष की आयु में। फिर 1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, बीजापुर के सेनापति अफजल खान का वध कर देते हैं और बाघ खान की उपाधि इनको मिलती है। 1663 में लाल महल की घटना होती है, पुणे में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर रात्रिकालीन सफल आक्रमण इनका होता है। 1664 में देखा जाए
प्रथम सूरत अभियान होता है और मुगलों के समृद्ध व्यापारिक केंद्र पर इनका अधिकार हो जाता है। 1666 में आगरा प्रकरण होता है, औरंगजेब द्वारा नज़रबंद कर लिया जाता है और फलों की टोकरी में छिपकर सफल ऐतिहासिक पलायन कर जाते हैं शिवाजी। राज्याभिषेक 1674 में इनका होता है और रायगढ़ में विद्वान गंगा भट्ट द्वारा ये पूछा गया है। राज्याभिषेक होता है, छत्रपति की उपाधि इनको धारण करते हैं, ये इनको मिलती है। रायगढ़ के दुर्ग में इनकी मृत्यु 1680 में हो जाती है। ये इनके कालक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखना है। एग्जाम पॉइंटर क्या है? पुरंदर की संधि 1665 में हुई एक सामरिक वापसी थी जिससे शिवाजी ने स्वराज्य को पूर्ण विनाश से बचाया था। राज्याभिषेक 1674 में उन्हें महज एक विद्रोही से वैध और संप्रभु सम्राट के रूप में स्थापित किया। उससे पहले एक विद्रोही थे, मात्र एक विद्रोही के नाम से जाने जाते थे। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया? 1665 में पुरंदर की संधि पर डैश और छत्रपति शिवाजी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। किसके बीच? तो ये था उस समय राजा जयसिंह प्रथम था और शिवाजी थे, उनके साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ 1665 में। 11 जून 1665 को शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच हुई संधि, जिसमें शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपना पड़ा था। किस वर्ष, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष शिवाजी को नए मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था? तो ये टाइम पीरियड आप याद रखो, 1674 में और रायगढ़ के किले में ऐसा हुआ था। आगे है कि शिवाजी का प्रशासन और सैन्य व्यवस्था क्या था, जहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल है। अष्टप्रधान परिषद और गुरिल्ला युद्ध और राजस्व प्रणाली। अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, नवरत्न, इस सब में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। पद का नाम पहला पेशवा, जो कि पेशवा प्रधानमंत्री होता था, सामान्य प्रशासन और सैन्य मामले देखता था। अमात्य या मजूमदार क्या होता था? वित्त और राजस्व एवं लेखा विभाग के अध्यक्ष होते थे। सचिव या सुरनवीस जिसको कहा जाता था, राजकीय पत्राचार एवं अभिलेख विभाग के अध्यक्ष होते थे। सुमंत या दबीर जो होते थे वो विदेश एवं कूटनीति विभाग के अध्यक्ष होते थे। सेनापति सर-ए-नौबत जिनको कहा जाता था, सेना का सर्वोच्च कमांडर हुआ करते थे। मंत्री जिन्हें वक्यानवीस कहते थे। गुप्तचर होता था, दैनिक घटनाक्रम को देखरेख करते थे। न्यायाधीश न्याय विभाग के होते थे। हिंदू धर्मशास्त्रों पर आधारित इनका न्याय व्यवस्था था। पंडित राव कौन थे? धार्मिक मामलों और दान विभाग को देखते थे। राजस्व में सैन्य व्यवस्था कैसी थी? चौथ, जो कि बहुत बार पूछ चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुका है। गैर मराठा क्षेत्रों से आक्रमण न करने के बदले 25% लेते थे, यानी कि 1/4 कर लेते थे। और सरदेशमुखी क्या होता था? वंशानुगत दावे पर 10%, यानी कि 1/10 अतिरिक्त कर लेते थे। वंशानुगत दावा आपको करना है तो 10% का अतिरिक्त कर दीजिए। गामनी कावा, ये इम्पोर्टेंट है। मारो और भागो की रणनीति इनका था। गानिमी कावा, गुरिल्ला वारफेयर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, गानिमी कावा बोलते हैं कि मारो और भागो, हिट एंड रन। मराठा नौसेना कैसा था? तटीय सुरक्षा हेतु सिंध दुर्ग और विजय दुर्ग का निर्माण करते हैं। एग्जाम पॉइंटर्स के रूप में देखें तो अष्टप्रधान में जागीरदारी प्रथा का समाप्त कर नगद वेतन दिया जाने लगा था। नगद वेतन ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है पैसेज बना करके, ऑप्शंस बना करके। लंबे लंबे ऑप्शंस आजकल बन रहे हैं, जैसा आप 70वीं 71वीं आप प्रश्नों को देख चुके हैं, 69वीं में भी आपको देखने को मिला था। दुर्गों की सुरक्षा के लिए समान पद के 3 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे ताकि विश्वासघात न हो। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी किसकी? तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद अभी हमने बताया कि मराठाओं का था, तो मराठा प्रशासन इसमें उत्तर हो जाएगा सही। यह आधुनिक कैबिनेट प्रणाली की प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। मराठों द्वारा जमींदार द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व का 25% को क्या कहा जाता था? तो 25% को चौथ कहा जाता था और सरदेशमुखी जो है 10% को कहा जाता था। आगे है शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य, मुगल मराठा संघर्ष और मराठा शक्ति का पुनरुत्थान। संभाजी 1680 से 1689 का टाइम पीरियड जो है संभाजी का होता है। शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित होते हैं। मुगलों के खिलाफ अथक संघर्ष इन्होंने किया और 1689 में औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इनको दिया गया था। उसके बाद आते हैं राजा राम, जो कि 1689 से 1700 रहते थे।
रहते हैं और जिंजी दुर्ग से मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हैं। ताराबाई 1700 से 1707 तक जो है अपने पुत्र जो है अल्पवयस्क शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन करती हैं। राजा राम की विधवा थी और सेना का कुशल नेतृत्व इन्होंने किया। स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण चरण इसी को माना जा सकता है। उसके बाद है 1707 के बाद का टाइम पीरियड। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुक्त हो जाते हैं साहू जी महाराज और साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में और सत्ता का केंद्र सतारा से पुणे पेशवा द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। सत्ता के केंद्र पहले सतारा था, उसके बाद पुणे हो जाता है और इसमें पेशवा का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है साहू जी महाराज के समय से। आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड न भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्रम याद रहना चाहिए कि शिवाजी, फिर संभाजी, राजा राम, ताराबाई की जगह पर शिवाजी द्वितीय और साहू जी, क्योंकि ये क्रम बना करके बीपीएससी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्रम। एग्जाम पॉइंटर्स के रूप में देखें कि ताराबाई का काल मराठा स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इन्होंने मुगलों को छक्का छुड़ा दिया था। साहू महाराज के समय वास्तविक सत्ता धीरे धीरे छत्रपति सतारा से पेशवा पुणे के पास स्थानांतरित हो गई थी। प्रीवियस ईयर वन लाइनर फैक्ट में रूप में देखिए, मराठाओं की सेना का मुख्य आधार मालवी सैनिक और तेज घुड़सवार बारगीर सिलहदार थे। ठीक, तेज घुड़सवार को बारगीर या सिलहदार कहा जाता था और मालवी कौन था? सैनिक था। औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रही क्योंकि मराठाओं ने छापामार युद्ध से मुगल खजानों और सेना दोनों को थका दिया था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 1700 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक मुगल के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो थी वो कौन थी? ताराबाई थी। अपने अल्पवयस्क पुत्र जो शिवाजी द्वितीय था उनको लेकर के स्वतंत्रता संघर्ष चलाती हैं। पेशवा युग और उसके बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार होता है। पेशवा का युग आता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी टाइम है जिससे पूछा जाता है। सतारा से पुणे तक सत्ता का हस्तांतरण और अटक से कटक तक का सफ़र जो है किस प्रकार से रहता है? तो पहले पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक जिन्हें कहा जा सकता है। मुगलों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का आधिकारिक प्रमाण प्राप्त कर लिया था इन्होंने। उसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम, जिनका टाइम पीरियड है 1720 से 1740। सबसे महान पेशवा जिन्हें कहा जाता है, 20 वर्षों में एक भी युद्ध नहीं हारे थे बाजीराव प्रथम। हिंदू पातशाही का आदर्श जिनको कहा जा सकता है। मालवा, बुंदेलखंड और दिल्ली 1737 में धावा इन्होंने किया। मालवा, बुंदेलखंड और दिल्ली पर तक विस्तार इन्होंने कर लिया और पालखेड़ा का युद्ध 1728 में निजाम को हरा दिया। पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को भी 1728 में हरा दिया था। उसके बाद बालाजी बाजीराव या नाना साहब जिनको कहा जाता है आए 1740 से 1761। साम्राज्य ने अपने भौगोलिक चरम पर पहुंचा। मराठा साम्राज्य मराठा परिसंघ में बदल गया। सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ ये 4 संघ में बढ़ चुका था। अब देखो एक चीज़, ये भी क्रम जो है ना, ये भी क्रम पूछता है तो ध्यान रखना है। और किनका काम क्या था, किनके समय में क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंटर में रूप में देखें तो बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की तुलना गिरते हुए वृक्ष से की थी। गिरते हुए वृक्ष से तुलना किसने की? बाजीराव प्रथम ने। पेशवाओं के अधीन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति का केंद्र बन गया था। बीपीएससी पीवाईक्यू को देखें तो होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये थे मल्हार राव जो थे होलकर, जिनको कहा जाता है मल्हार राव होलकर। बाजीराव के सेनापतियों ने अलग अलग क्षेत्रों में वंश स्थापित किए। होलकर इंदौर में स्थापित हुए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? किस पेशवा ने मराठा साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक उत्तर में अटक तक हुआ?
किसके समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ? अटक से कटक तक जिनको कहा जाता है, तो बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहब के समय में हुआ। मराठा का युद्ध, संधि और संघर्ष। मुगल और अंग्रेजों के साथ मराठा के ऐतिहासिक टकराव। मुगल और मराठा शिवाजी के साथ 1665 में टकराते हैं और पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच में। शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप देते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1775 से 82 का टाइम पीरियड रहता है। सालबाई का संधि होता है 1782 में और युद्ध और निर्णायक रहता है। 20 वर्षों की शांति स्थापित हो जाती है उसके बाद। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 में होता है। बसीन की संधि होती है 1802 में और बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं और मराठा संघ में फूट पड़ जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में होता है। पूना या मंदसौर की संधि होती है। साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। पेशवा का पद समाप्त हो जाता है और बिट्ठू निर्वासित इनको कर दिया जाता है। देखो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम कुछ छोड़ के चल रहे हैं। जो भी छोड़ के चल रहे हैं वो सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतना दिमाग में बैठा लो। और जो लेकर चल रहे हैं वही एग्ज़ाम में आएगा, इतना दिमाग में बैठा लो कि जो पढ़ रहे हैं वो आएगा। आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाओगे, 10 लोगों को देखोगे, 10 रंग का बुक रखा होगा, 10 रंग की बातें कर रहे होंगे। 10 रंग की बातों में आपको 5 रंग की बातें दिमाग में आ ही नहीं रही होगी। लेकिन आप अपने दिमाग में बैठा कर चलना कि जो मैंने पढ़ा है बीपीएससी आशा चैनल से, वही सवाल एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा। इसके लिए कुछ भी कोई एग्ज़ाम हॉल के बाहर कुछ भी चिल्लाता रहे, कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन अंदर जो सवाल आएंगे वो वहीं से आएगा जो हम पढ़े हैं। ठीक, एग्जाम पॉइंटर्स देखिए। बसीन की संधि 1802 में मराठाओं के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी और आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगता है। आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार का मुख्य कारण सरदारों की आपसी फूट था। बसीन की संधि पीवाईक्यू देखिए। बसीन की संधि के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? टाइम पीरियड भी पूछता है, इससे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अभी बताया 1803 से 1805, तो 1803 से 1805। पहला कब, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। पहला जो है 1775 से 1782, दूसरा कब 1803 से 5 और तीसरा कब 1817 से 1818। ठीक, निम्नलिखित में कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा जो था वो बाजीराव द्वितीय थे। ये ध्यान रखना है, कौन थे? बाजीराव द्वितीय। आइए, पानीपत का तृतीय युद्ध जब होता है और मराठा शक्ति का किस प्रकार से पतन होता है ये जानना जरूरी है। ये डेट याद कर लो, 14 जनवरी को केवल ब्लैक डे नहीं मनाया जा, ये ब्लैक डे से एक महीना पहले की बात है। 14 फरवरी रहती तो वैलेंटाइन डे, ब्लैक डे जिसको बोलते हैं, उससे एक महीना पहले 14 जनवरी 1761 की बात है ये। वह दिन जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। तृतीय पानीपत का युद्ध होता है 1761 में और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ करते हैं एवं विश्वासराव। ये पूछता है, दिमाग में बैठा लो, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव बनाम अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली था। कारण क्या था? तो कारण था मराठा का उत्तर भारत तक विस्तार अब्दाली को चुनौती दे रही थी और रोहिला और अवध ने अब्दाली का साथ दे दिया, जिसके कारण जो है ये युद्ध छिड़ गई। इम्पैक्ट प्रभाव क्या हुआ उससे पहले हम ये जान लेते हैं क्यों हार गए भाई। तो हारने के कारण है कि राजपूत, जाट और सिखों का स्थानीय समर्थन नहीं मिल पाया। चौथ की वसूली ये लोग करते थे, इस वजह से स्थानीय समर्थन मिल नहीं पाया और अपने ही लोग साथ नहीं दिए तो बाहरी वाले से क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। बाहर वाले तो हरा कर चले जाएंगे, स्वराज का सपना अधूरा रह ही जाएगा। मराठा सेना का भारी तोपखाना धीमी गति वाला था। मतलब जो मराठा सेना का जो तोपखाना था वो धीमी गति वाला था। अब्दाली द्वारा मराठाओं का रसद मार्ग का काट देना। अब्दाली ने मराठाओं का रसद मार्ग, सप्लाई चेन को ही काट दिया, जिसके वजह से इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा पड़ा और ये लोग हार गए।
इम्पैक्ट की बातें करें कि हारने के बाद क्या हुआ, मराठा नेतृत्व का सफाया हो गया, ख़त्म हो गया। मराठा नेतृत्व का सफाया होने के बाद उत्तर भारत में पावर वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, जिसका सीधा लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार से हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देता है। पानीपत के युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय किया कि कौन राज नहीं करेगा, यानी कि मराठा राज नहीं करेगा, यह स्थापित हो जाता है। यदि पानीपत के युद्ध में मराठा नहीं हारे होते तो अंग्रेज़ों का राज्य दिल्ली में नहीं होता, बल्कि मराठा वाला का राज्य, मतलब हिंद स्वराज्य जो सपना था शिवाजी का, वो स्थापित हो जाता। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में 14 जनवरी मैंने अभी बताया। यह युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों का भयानक पराजय हुआ था। ये नाम फिर से याद रख लो, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। आप कुछ पॉइंटर देख लो वन लाइनर के रूप में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप देख सकते हैं। संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी थे। जन्म कब हुआ था? 1630 में शिवनेरी किला में। राज्याभिषेक 6 जून 1674 को होता है। कहाँ? रायगढ़, गंगा भट्ट के द्वारा। तोरण दुर्ग 1646 में शिवाजी की पहली प्रमुख विजय होती है। पावनखेड़ युद्ध, बाजी प्रभु देश पांडे का सर्वोच्च बलिदान। सिंहगढ़ विजय, गढ़ आया पर सिंह चला गया, मतलब सिंहगढ़ विजय में गढ़ तो आता है लेकिन सिंह ही चला गया, इस प्रकार से। अष्टप्रधान, पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त मंत्री को वित्त संभालते थे, उनको कहा जाता था। चौथ 25% वसूली जाती थी। सरदेश मुखी 10% अतिरिक्त कर। नौसेना अड्डे, सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, कोलब, ये तीनों था। पूछ सकता है कि इनमें से कौन मराठाओं के नौसेना अड्डे थे, तो सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, कोलब दुर्ग ये था। ठीक, आगे है शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे और प्रशासनिक इनको शिक्षा देते हैं। पुरंदर की संधि 1665 में होती है। शिवाजी और जयसिंह के बीच में आगरा का पलायन जो है 1666 में फलों की टोकरी में पलायन कर जाते हैं। ये ताराबाई 1700 से 1707 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करती हैं। बाजीराव प्रथम हिंदू पदशाही दिल्ली पर दावा करते हैं और मराठा परिसंघ पुणे में पेशवा लेकर जाते हैं। ग्वालियर सिंधिया, इंदौर होलकर संबंधित हुए। नागपुर भोसले और बड़ौदा गायकवाड़। पूछता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में। ग्वालियर सिंधिया, इंदौर होलकर, नागपुर भोसले और बड़ौदा गायकवाड़। 1818 में मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। कब? 1818 में। रैपिड PYQ रिवीजन देख लो। सेना का मुख्य आधार क्या था? मालवी सैनिक। अष्टप्रधान, मराठा प्रशासन की मंत्रिपरिषद थी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो उतना समझ जाओ। 1674 में राज्याभिषेक होता है। स्थल कहाँ? रायगढ़ में। चौथ 25% है। पुरंदर की संधि राजा जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में होता है। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ। होलकर राजवंश, मल्हार राव होलकर के द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। सामरिक नीति, पहाड़ी किले और गनीमी कवा, जिसको हम बोलते हैं गनीमी कवा, पूछ देने पर गुड़िला नीति सबको पता होता है, लेकिन गनीमी कवा कह देने पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये ध्यान रखो, वही बात है। अब क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकती है ये भी देख लो। गनीमी कवा युद्ध नीति का संबंध किससे है? शिवाजी की छापामार युद्ध नीति से। किस पेशवा के समय मराठा संघ का उदय हुआ? तो बाजीराव के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? बिठूर में। भूमि कर प्रणाली में माप की इकाई क्या थी? काठी जो थी वो माप की इकाई थी मराठाओं की। पानीपत के बाद उत्तर भारत में मराठा शक्ति पुनः स्थापित की महादजी सिंधिया के द्वारा। पानीपत के बाद उत्तर भारत में मराठा शक्ति को पुनः स्थापना जो है महादजी सिंधिया के द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार आपको ये जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया मराठा शक्ति से संबंधित। हम जल्द ही 73वीं और 74वीं 75वीं वाले के लिए फाउंडेशन बैच शुरुआत करने वाले हैं, और ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए
और कुछ लोगों तक शेयर भी करते रहिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो होता रहे, मतलब और भी लोग हमसे जुड़ता रहे और हमें भी मन लगता रहे मेहनत करने में आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये मध्यकालीन भारत का अंतिम वीडियो था, तो ये भी आप समझ लीजिए कि हमने मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर लिया। धीरे धीरे 72वीं के लिए जितने भी टॉपिक्स हमने गिनाए थे, 61 टॉपिक गिनाए थे हमने, उससे ज़्यादा टॉपिक्स हमने करनी है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुका है। आपको पता है डेट एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए हम धीरे चल रहे हैं और थोड़ा सा मतलब कुछ दिन पे वीडियोस आ रहे हैं, पर जिस दिन टाइम मिलता है पूरे दिन मैं एक सेक्शन को कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। तो इस प्रकार से चल रही है हमारी शेड्यूल। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा सेक्शन हमें शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है आधुनिक भारत ख़त्म करने के बाद ही किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जा पाऊँगा। तो मध्यकालीन भारत तक को रिवाइज कीजिए। प्राचीन भारत मैंने फुल वीडियो को कर दिया एक जगह कंपाइल, उसको देख लीजिए नहीं देखा है तो। और मध्यकालीन भारत का ये वीडियो जो है भी कंपाइल कर देता हूँ एक साथ, इसको भी आप देख लो। और फिर जो है PDF टेलीग्राम चैनल से ले लो, और आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो उसको चैनल से जोड़ने के लिए कह दो, ताकि नया फाउंडेशन बैच जो हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ता है आपको या आपके छोटे भाई बहन को, मेंटर्स के लिए हज़ारों रुपये खर्च करना पड़ता है, तरह तरह की फ़ी इंक्लूड की जाती है। तो वो सब से बचना है और सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करना है, सही तरीके से प्रिपरेशन करना है। और आपको तब समझ में आएगी जब आप इन वीडियोज़ को देखकर प्रारंभिक परीक्षा देने जाओगे और सवाल आएंगे इससे, तब समझ में आएगा कि हाँ कि बात में दम थी। BPSC आशा एक नई होप बन के आई है हिंदी मीडियम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।